आलमी तिजारत में यूएस डॉलर को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत ही अहम सवाल है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा माजी का जायजा लेना पड़ेगा। 1944 के अंदर ब्रेटन वुड अमेरिका के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 44 ममालिक ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद ये था कि पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के बुरे एक्सपीरियंस के बाद दुनिया ने ये एक्सपीरियंस किया, ये तज्जिया किया, इस नतीजे पे पहुंचे कि 1930 की दिहाई के अंदर एक रिसेशन भी आ चुका है, तो हमें एक ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को स्टैब्लिश करना है। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डॉलर को एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर के ऊपर चूज किया गया, आईएमएफ को बनाया गया और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की बुनियादी जिम्मेदारी ये थी कि उन्होंने दुनिया के मालियाती निज़ाम को मॉनिटर करना है। और डॉलर को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ग्लोबल ट्रेड के लिए क्यों चुना गया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उस वक्त सबसे ज्यादा स्टेबल करेंसी जो दुनिया के अंदर थी वो डॉलर थी। और उसकी वजह ये थी कि हर डॉलर के मुकाबले में 35 ऑन्स का एक डॉलर रखा गया। तो जो डॉलर अमेरिका प्रिंट कर रहा था उसके पीछे उसके 35 ऑन्स के बराबर सोना रखता था। तो ये एक एसेट बैक्ड करेंसी थी। इस डेवलपमेंट के बाद और इस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी दुनिया ने डॉलर को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ग्लोबल ट्रेड में मान लिया और एज ए डॉलर को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसकी जो बुनियादी वजह थी वो डॉलर की स्टेबिलिटी थी। डॉलर को एज ए रिजर्व करेंसी भी मुतारिफ कराया गया। रिजर्व करेंसी का मतलब ये है कि पाकिस्तान के केस में जो पाकिस्तान की लोकल करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपया है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत इस रुपए की लोकल करेंसी और फंक्शनल करेंसी होने के बावजूद डॉलर क्यों संभाल के रखती है? इसलिए कि डॉलर एक रिजर्व करेंसी है। और डॉलर रिजर्व करेंसी इसलिए है कि डॉलर को पे किया जा सकता है अपने इंपोर्ट्स के लिए, डेट सर्विसिंग के लिए और जो भी फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड पाकिस्तान ने करनी है। तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो रिजर्व करेंसी है वो डॉलर है और मेजॉरिटी ऑफ द जो शेयर है वो डॉलर के पास है। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात की जाए तो चाइना के पास तकरीबन 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स के अमेरिकी डॉलर्स का रिजर्व पड़ा हुआ है। जापान के पास 1.3 ट्रिलियन का है, स्विट्जरलैंड के पास 1 ट्रिलियन का है, जो यूरोप है, यूरो एरिया जिसको कहा जाता है, उसके पास 1 ट्रिलियन है, यूएस के पास 628 बिलियन डॉलर है, रशिया के पास 596 बिलियन डॉलर है, इंडिया के पास तकरीबन 600 बिलियन डॉलर है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जैसे चाइना और अमेरिका की, वैसे तो सरजंग की तरह की एक कैफियत पैदा हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद चाइना ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में रखे हुए हैं। अगर जो करेंसी की कंपोजिशन है उसकी ग्लोबल हम एलोकेशन देखने की कोशिश करें तो तकरीबन 62% एलोकेशन जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की है वो डॉलर्स के अंदर है, 20% के करीब यूरो है और बाकी जो दूसरी करेंसीज हैं जैसे चाइनीज येन है, चाइनीज युआन है, जापानीज येन है, पाउंड स्टर्लिंग है, ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है, कनाडा का डॉलर है या स्विस फ्रैंक है। तो ये 8 बुनियादी तौर पे वो करेंसीज हैं जो कि आईएमएफ ने प्रूव कर रखी हैं कि अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने हैं तो इन 8 करेंसीज के अंदर आप रख सकते हैं। अब इसके अंदर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जो कि जो मईशत को समझना चाहते हैं उनके लिए एक दावत तवज्जो है या उनके लिए एक ऐसी फूड फॉर थॉट है जिसकी तरफ उन्हें सोचना चाहिए और इसके ऊपर बात करनी चाहिए। वो ये है कि डॉलर को इस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटेन वुड, इसमें ग्लोबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए क्यों चुना गया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हर डॉलर के पीछे 35 औंस सोना मौजूद था। तो मतलब ये हुआ कि उस वक्त डॉलर एक एसेट बैक्ड करेंसी थी। अमेरिका ने फिर 1970 की दिहाई में आके अपने इस गोल्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि अब जो डॉलर होगा वो एसेट बैक नहीं होगा, गोल्ड बैक नहीं होगा, बल्कि ये किसी भी मुल्क की तरह, जिस तरह किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी का इजहार होता है, इस तरह जो करेंसी की कीमत है वो उस मुल्क की मालियाती परफॉर्मेंस और मालियाती हेल्थ का इंडिकेटिव नहीं होगा, बल्कि उस मुल्क की सॉवरेनिटी का इजहार होगा, उस मुल्क की आज़ादी का इजहार होगा। तो जो बुनियादी बात है समझने की वो ये है कि डॉलर 1944 में एक एसेट बैक्ड करेंसी थी। सिर्फ प्रिंटिंग मशीन चला के डॉलर नहीं छापे जाते थे, बल्कि हर डॉलर के पीछे एक एसेट मौजूद होता था।
अब इसको आप लिंक करें कि अगर हम पाकिस्तान और मुसलमानों की इस्लामी तारीख में देखें तो जो इस्लामिक करेंसीज रही हैं वो 6 रही हैं प्राइमरीली, जिनका जिक्र किया जाता है। गोल्ड दिनार होता था, सिल्वर का दिरहम होता था, खजूरें, वीट, बार्ले और साग। तो ये 6 की 6 जो चीजें हैं इटसेल्फ इनके अंदर इन बिल्ट इनहेरेंट वैल्यू मौजूद है, इन 6 के 6 के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर किसी भी दिन या बल्कि आज के दिन भी, चूंकि ये इस्लामिक करेंसीज तो इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन अगर इन 6 में से कोई भी आपके पास चीज मौजूद है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसके अंदर इनहेरेंट इन बिल्ट वैल्यू मौजूद है, एसेट्स हैं, ये कमोडिटीज हैं। तो जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है करेंसी का वो भी यही है जो कि उस वक्त दुनिया के 44 ममालिक ने अपनाया कि जो भी करेंसी होती है दैट शुड बी बैक्ड बाय एन एसेट। वो हवा के अंदर प्रिंटिंग मशीन चला के आपने करेंसी नहीं छाप लेनी, बल्कि किसी भी करेंसी के पीछे एक एसेट होना चाहिए ताकि जो इसका स्टेबलाइजिंग इम्पैक्ट है वो डिस्टर्ब ना हो। और दुनिया के अंदर ये जो हर 10 साल बाद रिसेशन आ जाती है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये सिर्फ इसी वजह से आ रही है कि सिर्फ जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें इस्तेमाल होने वाली जो फिएट करेंसी है, जो पेपर करेंसी है या जो प्लास्टिक करेंसी है, इसके पीछे चूंकि कोई एसेट मौजूद नहीं है तो ये सस्टेनेबल है ही नहीं। इस तरह के प्रिंटिंग के और करेंसी के जो मॉडल्स हैं ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे और हर 10 साल बाद इन्फ्लेशन की शक्ल में, स्टैगफ्लेशन की शक्ल में और ग्लोबल रिसेशन की शक्ल में दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम को हिट पड़ती रहती है। तो एक सवाल ये पूछा गया था कि डॉलर ही क्यों पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड होता है, तो उसका बुनियादी तौर पे एक तारीखी तनाजुर है जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से शुरू होता है, जब दुनिया के उस वक्त के जो उन मुल्कों की जिनकी कोई वक़्त थी उन्होंने मिलकर ये फैसला किया कि हमने डॉलर को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज पूरी दुनिया के ऊपर लागू करना